ये हैं शैलेंद्र वर्मा जी, एक्टर प्रोड्यूसर, दिल्ली से बॉम्बे आए हैं। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। शैलेंद्र जी, बॉम्बे आप कब आए? मुझे दो तीन दिन हो गए और मैं यहाँ एक फ़िल्म की शूटिंग के सिलसिले में आया हूँ। जी। फिल्म का टाइटल है रांझना और लीड कास्ट में हैं अभय देओल, सोनम कपूर और धनुष। कहाँ पर शूटिंग चल रही है? इसकी शूटिंग अभी चर्चगेट की तरफ चल रही है अच्छा अच्छा। और काफ़ी शूटिंग इसकी दिल्ली बनारस में हो चुकी है और दिल्ली एनसीआर में भी हुई है। अच्छा अच्छा। तो आपको इस फिल्म के लिए कहाँ, दिल्ली में चुना गया था या बॉम्बे में? हाँ, मुझे दिल्ली में चुना गया था। तो पहले इसका ये शूट जो है दिल्ली में होना था, लेकिन किसी कारणवश जो है इन लोगों को बॉम्बे में ये शेड्यूल करना पड़ा। अभी इस शेड्यूल के बाद में इनका 2 दिन का शूट दिल्ली में रहेगा और कुछ इनको स्टॉक शॉट और कुछ चेजिंग शॉट वगैरह लेने हैं, उसके लिए 2 दिन दिल्ली में शूट करेंगे। क्या है फिल्म की कहानी और आपका रोल क्या है? इस फिल्म के अंदर जो मेरा जो है रोल है वो एक मिनिस्टर के पीए का है। जो इस फिल्म में जो भी उठा पटक होती है, जो भी कैरेक्टर के साथ में खेल होता है, वो मिनिस्टर ही कर रहा है, तो उसके पीएस का मेरा रोल है। और इसकी फिल्म की जो कहानी है भट्टा पारसोल के ऊपर कुछ डिपेंड है। अच्छा, रियल लाइफ है? रियल लाइफ, रियल स्टोरी। फिल्म रिलीज़ कब होगी ये? ये रिलीजिंग है अगस्त के आसपास, प्लानिंग है इनकी। जी, तो आप मीडिया में कब आए और एज एन एक्टर आए या आप हाँ, शुरुआत में एज एन एक्टर ही आया क्योंकि फिल्में देखने का शौक हुआ करता था। वही शौक मुझे इस लाइन में ले आया और करीब 91 में मैं एंटर हुआ। शुरुआत में थिएटर किया मैंने और जैसे धीरे धीरे मैं इस लाइन में आगे बढ़ता चला गया तो पूरी तरह जब इस लाइन के ऊपर डिपेंड हो गया तो मैंने थिएटर से थोड़ा सा साइड करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। तो थिएटर में इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता, तो मैंने एज एन एक्टर, उसके बाद में एज प्रोडक्शन कंट्रोलर, फिर एज असिस्टेंट डायरेक्टर और अब खुद प्रोड्यूसर भी बन चुका हूँ। अच्छा। और दूरदर्शन के लिए कुछ प्रोग्राम कर रहा हूँ और कुछ प्राइवेट चैनल्स के लिए भी प्लानिंग है। और इसके अलावा कुछ सरकारी एजेंसीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं जहाँ मैं इम्पैनल्ड भी हूँ और अच्छा, उनके लिए काम करता हूँ। ओके ओके। और कुछ प्राइवेट एजेंसी हैं जिनसे मैं प्रोग्राम लेता हूँ और उनको मेकिंग करके देता हूँ। ये जो मोस्टली जो एज ए प्रोड्यूसर आप काम कर रहे हैं वो सरकारी विभागों के लिए कर रहे हैं, जी। तो उसकी क्या प्रक्रिया रहती है? क्या वो काम पाना नहीं, कितना आसान या कठिन होता है? आसान अब मेरे को लगता है कि थोड़ा सा आसान है, लेकिन शुरुआत में बहुत कठिन है क्योंकि होता क्या है कि हर आदमी को आज के टाइम में एक्सपीरियंस लोग चाहिए। वो एक्सपीरियंस आपको करने से भी आता है, लेकिन जब तक मैं एज प्रोड्यूसर मैंने कुछ भी नहीं किया था तब तक मुझे बहुत प्रॉब्लम आई क्योंकि हर जगह जो है आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है और मेरी कंपनी ने उस वक्त कुछ भी नहीं किया हुआ था। स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ा। शुरुआत में मुझे नाकामियों का मुँह देखना पड़ा, लेकिन धीरे 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 आगे बढ़ा तो आज मैं कई मिनिस्ट्रीज़, कई सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ इम्पैनल्ड हूँ और दूरदर्शन के लिए बहुत जल्दी उर्दू चैनल है तो उस पर मेरा प्रोग्राम अप्रूव हो चुका है जो मैं आने वाले टाइम में शूट करूँगा। कुछ रेडियो के लिए भी मैं करने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। जी, तो अगर हम और पीछे चलें आपके अतीत में ज़रा और चाहेंगे झाँकना, तो कहाँ से आप बॉर्न ब्रॉटअप हैं, कहाँ पर? मेरा जन्म जो है वो यूपी का एक शहर है छोटा सा इटावा, वहाँ मेरा जन्म हुआ है और परवरिश मेरी पूरी दिल्ली में है। ओके। और मैं क्षत्रिय ठाकुर परिवार से हूँ। जी, आपकी ज़िंदगी की कुछ ऐसी माइलस्टोन घटनाएं जिनको आप जो आपको याद आती हों बार बार? माइलस्टोन हैं तो बहुत सारी, लेकिन सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का वो इस लाइन में आना और उसके बाद शादी के बाद मतलब मेरा शुरू से मतलब काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहा है और आज भी मैं पूरी तरह अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं कामयाब हूँ। आज भी मेरा संघर्ष जारी है और कुछ जो मुझे आज जो चीज़ खलती है अपनी लाइफ में जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है, वो है मेरे डैड। अच्छा। मुझे आज
जो भी मैं पाया या जो भी मैं तरक्की कर रहा हूँ या जो भी मैं चाह रहा हूँ, तो मैं चाहता था कि आज वो ज़िंदा रहें और मुझे वो रोकते थे इस लाइन में आने से, लेकिन आज अच्छा। जो चीज़ कामयाबी जो छोटी मोटी जो भी मिली है, तो मैं चाहता था कि कम से कम वो उस चीज़ को देखें। तो उनकी कमी मेरे को अपनी ज़िंदगी में खलती है। कब से उनका साया आपके ऊपर से उठ गया? 1999। ओहो। और लोगों के लिए मतलब 13 जनवरी जो है बहुत खुशी का त्यौहार होता है, लेकिन मेरे लिए गम का है क्योंकि उस दिन मेरे फादर एक्सपायर हुए। अच्छा अच्छा। और उसी के 3 महीने बाद 18 अप्रैल को मेरी शादी थी, तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि कैसे करूँ, क्या करूँ, क्योंकि शादी मुझे सेम डेट पे इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मेरे पापा तय करके गए। अच्छा अच्छा। मैं नहीं चाहता था कि वो शादी आगे बढ़े। ओके। तो वो कमियाँ शायद परिवार में बड़ा मेरे ख्याल से होने की वजह जी। से आपने जिम्मेदारियां काफ़ी उठानी पड़ी परिवार में आपको। सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरे 5 भाई हैं, 1 बहन है, हाँ, हाँ। सबकी जिम्मेदारियाँ मुझी पर आ गई। और जिस वक्त पापा मेरे को छोड़ कर गए, तो शायद मुझे नहीं लगता था कि मैं उस वक्त उन जिम्मेदारियों को निभा भी पाऊँगा। हाँ, लेकिन शायद इसको अपनी मम्मी का आशीर्वाद या अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद या कहूँ कि भगवान ने मुझे वो प्रेरणा और हाँ। शक्ति दी कि जिससे मैं काफ़ी हद तक उसको निभाने में कामयाब भी रहा। लेकिन कहते हैं कि मतलब एक व्यक्ति सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता, कर वो सकता। चीज़ मेरे साथ भी है। वो एक भाई का मैं प्यारा भी हो सकता हूँ, तो एक भाई मुझे गाने वो हर फैमिली में हर फैमिली में चलता है। तो जिस तरह से 13 तारीख आपको नहीं भूलती है, और भी ज़िंदगी की कुछ खुशनुमा तारीखें होंगी जो आपको ज़रूर याद रहती होंगी? आ, जैसे आपका बर्थडे बताइए, मेरा आपका बर्थडे मैरिज 11 जनवरी को है। और डेट शायद मैं बताना सन भी नहीं बता दीजिए। बताना नहीं चाहता था क्योंकि 11 जनवरी भी मेरी लाइफ में ऐसा था कि मेरे डैडी को पहला अटैक हाँ। उसी दिन पड़ा था और 13 तारीख को ख़त्म हो गया। अरे। मैं काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उनको बचा नहीं पाया क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। जो कर बिल्कुल। सकता था वो मैंने किया। और शायद सेकंड डेट जिसको मैं याद करता हूँ, 29 अगस्त, जिस दिन मैं बाप बना था। अच्छा। तो लगा था कि मुझे शायद कि पापा की कमी पूरी होगी, शायद किसी न किसी रूप में उन्हीं का आगमन हो या जो भी। बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेदारी का भी एहसास। जिम्मेदारी का भी। तो इन जिम्मेदारियों ने मुझे और उन परिस्थितियों ने मुझे ज़िंदगी से लड़ना सिखाया। मैंने ज़िंदगी कभी हार नहीं मानी। बिल्कुल। और हर बार हर नाकामयाबी के साथ फिर एक नए जोश के साथ में उठा और अगले पड़ाव की तरफ कदम बढ़ाया। डे बाई डे कुछ प्रोग्रेस मिल रही है। और कुछ आपके अजीज़ जैसे ज़िंदगी में लोग हों जिनका कंट्रीब्यूशन आपके जीवन को बेहतर बनाने में रहा हो, जिनको आप याद करना चाहें? मेरी ज़िंदगी में बहुत से दोस्त आए, लेकिन कहते हैं ना कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता है। तो ऐसे ही चंद लोग थे जो मेरी ज़िंदगी में आए और आज भी जिनसे मेरा वो रिश्ता बरकरार है। आज भी हम लोग उसी गर्म जोशी के साथ में मिलते हैं, चाहे 1 दिन बाद मिले हैं या 10 दिन बाद या 10 साल बाद। तो कुछ लोग और भी हैं ऐसे आए जिन्होंने सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और आज अपने मकसद को पूरा करने के बाद अलग राह में हैं। मैं किसी एक का नाम लूँ तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, इसलिए मैं नाम तो नहीं लूँगा। लेकिन हाँ, आज भी मेरी ज़िंदगी में कुछ मेरे ऐसे दोस्त मेरी धरोहर के रूप में हैं जिनको मैं याद करता हूँ, मिलता हूँ और जब भी मिलता हूँ उसी गर्मजोशी के साथ में हम लोग सारे मिलते हैं। क्या सिखाया है आपको अभी तक का जो अनुभव है ज़िंदगी ने, जो अभी तक क्या सीख दी है? यही कि आदमी को ज़िंदगी में हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। किसी भी रूप में, किसी भी पड़ाव पे कितनी भी नाकामयाबी मिलें, अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो एक न एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो मुझे पूरा विश्वास, पूरा यकीन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया आज तक से बात करने के लिए। थैंक यू। और इसी के बाद हम जल्दी ही वापस मिलेंगे आपसे। थैंक यू।